अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। सिंध में ख़ास तौर पर कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि चंद दिनों पहले ही चोरों ने डाकुओं ने 100 से ज़ायद अफराद को एक मसरूफ़ तरीन शाहराह पर लूट लिया है और बच्चे, औरतें और बूढ़े लोग जो अपनी अपनी गाड़ियों में मौजूद थे उन सबको असलहे की नोक पर लूटा गया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सिंध की हुकूमत जवाज़ दे रही है कि वफाकी हुकूमत जो है मतलूबा जो पुलिस के अफसरान हैं जो चाहिए हमें कानून नाफिज करने के लिए वो फ़राहम नहीं कर रही। बहुत सी खाली आसामियाँ हैं जिन पे तैनातियाँ नहीं हो रही और फिर वफाकी हुकूमत की तरफ से भी अचानक ही बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान को इधर से उधर कर दिया जाता है, तबादले कर दिए जाते हैं और सिंध हुकूमत को यह शिकायत होती है कि उनसे पूछे बगैर ये सब कुछ किया जाता है। आइन के तहत और ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदारी जो है वो सूबों की होती है और यूँ पुलिस को भी असूली तौर पे सूबाई हुकूमत को जवाबदेह होना चाहिए। मगर बात वही है, अंग्रेज़ चला गया मगर अंग्रेज़ गया नहीं। हर सूबे का चीफ सेक्रेटरी तक और IG पुलिस तक वफाकी हुकूमत की मर्ज़ी से तैनात किया जाता है और यूँ उनकी जवाबदेही और जवाब तलबी जो है सिर्फ वफाकी हुकूमत ही कर सकती है। बहरहाल इन तज़ादात की वजह से एक नया डिस्प्यूट उस वक्त पैदा हुआ जब वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान को अचानक ही उनका तबादला कर दिया और बहुत सारी दूसरी खाली असामियों पे उनकी जगह किसी को तैनात भी नहीं किया। ये मामला अब सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है और आइन की एक शिक के तहत जब भी दो सूबाई हुकूमतों के दरमियान कोई भी डिस्प्यूट हो और सूबाई से मुराद उसमें एक वफाकी और एक सूबा भी हो सकता है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट 184(1) के तहत देख सकती हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल बेंच ने सिंध हुकूमत की इन दरख्वास्तों पर गौर किया। एडवोकेट जनरल सिंध की तरफ से दलाइल दिए गए। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद भी पेश हुए। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद ने इस बात का एतराफ़ किया बल्कि इंकशाफ किया कि वफाकी हुकूमत जो कि कवायद के मुताबिक 25% जो कोटा है जो वफाकी हुकूमत ने तैनातियाँ करनी हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रुप से सिंध के अंदर, तो वो 25% कोटे के लिए भी वफाकी हुकूमत के पास अफसरान नहीं हैं। तो काफ़ी हद तक उन्होंने सिंध हुकूमत के जो दावा है उसको तस्लीम किया, उसकी तरदीद नहीं की मगर अपनी जो इंतज़ामी मजबूरियाँ हैं उनसे आगाह किया। और सिंध हुकूमत के एडवोकेट जनरल ने कहा कि उनसे मशवरा नहीं किया जाता पुलिस अफसरान की तबादलों के हवाले से, तैनातियों के हवाले से, और ये भी बहुत ज़रूरी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि ये मामला जो है अब एक नया बेंच सुनेगा। इस बेंच को भी हम इसकी तश्कील नौ करेंगे। अब आज के बेंच में तीनों जजेज़ मोअज़्ज़ज़ जजेज़ हज़रात उनका ताल्लुक़ पंजाब लाहौर से है, तो उनका ये कहना था कि अब जो है ये मामला एक नए बेंच के सामने जाएगा। लगता है उनसे मुराद ये है कि इस मामले को दूसरे सूबों के जजेस भी इस मामले को सुनने के लिए बेंच पर मौजूद होने चाहिए। बहरहाल एक हफ़्ते के लिए जो है मुलतवी हो गई है आज की समाअत और ये जो मामला है अब बराह रास्त जुड़ा है सूबाई हुकूमतों की लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कारकर्दगी से और ख़ासकर सिंध हुकूमत जो इस मामले को लेकर आई है तो ये बराह रास्त इस वक्त सिंध में और ख़ास तौर पे कराची में जो अमन की सूरत हाल है इससे जुड़ा है। अब अगले हफ्ते देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। मगर एक और जो मामला ये है कि चारों सूबों में जो सूबाई अफसरान हैं जिनकी भर्तियां सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं उन्होंने हाई कोर्टों में भी अपनी दरख्वास्तों के ज़रिए वफाकी हुकूमत की तरफ से बराह रास्त सूबों के अंदर तैनातियों को चैलेंज कर रखा है और कहा है इससे उनके जो तरक्की के हकूक़ हैं, जो उनके तबादले जो वैकेंसियों में अपॉइंटमेंट से उन पर बराह रास्त असर पड़ रहा है। और 3 हाई कोर्टों ने स्टे कर रखा है 1954 के उन कवायद को जिनके मुताबिक वफाकी हुकूमत जो है ये तैनातियाँ सूबों में करती है। तो उस स्टे आर्डर के होते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने सिंध और वफाकी हुकूमत के मामले को टेकअप किया तो एक सीनियर वकील एडवोकेट गुलजार भट्ट जो एक खातून हैं उन्होंने दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट से कि उनको भी फरीक बनाया जाए क्योंकि उनका मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर भी जारी कर चुकी है। मगर बज़ाहिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उनसे एग्री उन्होंने नहीं किया और कहा कि मामला दो हुकूमतों के दरमियान है, इसमें किसी तीसरे प्राइवेट फरीक को हम फरीक नहीं बना सकते। आइए जानते हैं ये सारा मामला है क्या कि वफाकी हुकूमत सूबों के
اندر جو اپنے افسران تعینات کرتی ہے تو کیا یہ صوبائی خود مختاری کے خلاف نہیں؟ اور کیا جب لا اینڈ آرڈر صوبوں کا معاملہ ہے تو کیا وفاقی حکومت جو ہے پولیس افسران کو تعینات کرنے کی مجاز ہے یا یہ اختیار صوبائی حکومتوں کے پاس ہونا چاہیے؟ ہم نے بات کی دو سینئر وکلاء سے جو کہ صوبوں کے اندر جو سرکاری ملازم ہیں، جو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھرتی ہوئے صوبوں کے افسران ہیں، حکام ہیں، ان کی وکالت کر رہے ہیں ہائی کورٹوں میں، اور آج کے اس تمام ایشو کے اوپر ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں مس گلزار بٹ، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں میاں محمد ایوب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ ایڈوکیٹ مس گلزار بٹ جو ہیں وہ جو پروونشل مینجمنٹ سروسز ہیں، جو صوبوں کے جو مقابلے کے امتحان میں پاس ہونے والے افسران ہوتے ہیں، حکام ہوتے ہیں، ان کی طرف سے جو ہائی کورٹوں میں درخواستیں دائر کی گئی ہیں کہ ہمارے کوٹے پہ وفاقی حکومت جو ہے اپنے افسران کو تعینات کر دیتی ہے، ان سے ان کی ترقی پہ فرق پڑتا ہے۔ ہائی کورٹوں میں درخواستوں میں ایڈوکیٹ مس گلزار بٹ جو ہے ان صوبوں کے افسران کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور یہ معاملہ چونکہ اب سپریم کورٹ میں آ چکا ہے تو سپریم کورٹ میں سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی ہے۔ کچھ اختلافات ہوئے ہیں تو وفاقی حکومت اور سندھ حکومت تو اپنے اپنے کورٹوں پہ لڑ رہی ہے، مگر جو ہائی کورٹوں میں جو صوبائی ملازمین ہیں وہ ایک الگ سے اپنے قانونی حق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہاں پہ فریق بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش بظاہر ناکام ہوئی ہے کیونکہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کا یہ کہنا ہے کہ معاملہ دو حکومتوں کے درمیان ہے، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت، اس میں کوئی تیسرا فریق نہیں آ سکتا۔ تو ایڈوکیٹ مس گلزار بٹ، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں چل رہا ہے یہ بظاہر تو سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان ہے، تو یہ معاملہ اگر سپریم کورٹ اس پہ کوئی بھی فیصلہ دیتی ہے تو اس سے جو صوبائی افسران ہیں، سرکاری افسران، ان کے کیس پہ کیا فرق پڑے گا جو ہائی کورٹ میں لڑا جا رہا ہے؟ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی اپنی جو بڑے صغیر ہے پاک ہند، اس کی ہمیں ہسٹری میں جانا ہوگا۔ جب انگریز یہاں آئے، ہم 1935 سے شروع ہوتے ہیں، جب انگریز یہاں آئے تو انہوں نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف صوبوں میں، پورے بر صغیر میں انہوں نے کوٹا سسٹم متعارف کروایا کہ وہ اپنے بندے جو تھے وہ اپنے انگریز ان کو وہ ہر صوبے میں اور ہر ضلع میں جو تھے وہ اپوائنٹ کیا کرتے تھے۔ اس طرح وہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ مضبوط ہوگی اور اس پہ ان کی گرفت رہے گی، جو مرکزی حکومت ہے اور وہ یہاں کے مقامی لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے گی۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ جب 1947 میں پاکستان اور انڈیا دو حکومتیں، دو علیحدہ ملک مارج وجود میں آئے، تو ہم نے یہ جو سسٹم تھا کہ مرکزی حکومت کا اپنے بندوں کو ضلعوں میں، صوبوں میں لگانے کا، اس کو انہوں نے کنٹینیو رکھا۔ اب 56 کا کانسٹیٹیوشن آ گیا، پھر 62 کا آ گیا۔ جب 73 کا کانسٹیٹیوشن آیا تو یہ سیٹ اپ بالکل چینج ہو گیا۔ اس میں آرٹیکل 240 اور 242 جو ہیں وہ یہ اسپیسیفکلی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، دونوں کا اپنا سیٹ اپ ہے، دونوں کے اپنے سروس لاز ہیں، دونوں اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے اپنے اپنے افسران، پنجاب پبلک سروس کمیشن ہوتا ہے، ایک فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے، اپنے اپنے جو ہے افسران تعینات کرتے ہیں، دونوں کے رولز ہیں، ڈفرینٹ ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ وہی جو سیٹ اپ ہے جو ہمارے یہاں کی جو بیوروکریسی ہے، فیڈرل بیوروکریسی، ان کے ذہن سے نہیں گیا۔ انہوں نے 1954 کے جو رولز ہیں، CSP رولز جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو انہوں نے زندہ کیا حال، اور کچھ 2 سالوں میں زندہ کر کے اس میں امینڈمنٹس لے کر آئے۔ امینڈمنٹس ایسی ہی ان میں لے کر آئے کہ جس کے تھرو انہوں نے کہا کہ ہم ہر صوبے میں اپنے اتنے بندے جو ہیں وہ لگائیں گے۔ مگر یہ 1973 کے آئین کے تحت وفاقی حکومت کو قواعد میں ترمیم کا اختیار تو تھا نا اس حوالے سے؟ جی، ان کو اختیار تھا، لیکن یہ جو جب آپ اس کو آرٹیکل 240 اور 242 کے تناظر میں دیکھیں تو پھر 54 کے رول جو ہیں نا ان کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ کیوں 42 میں کیا ہے؟ 42 میں یہ ہے کہ 3 طرح کی پوسٹ ہیں۔ نمبر 1 جو فیڈرل
पोस्ट हैं, नंबर 2 प्रोविंशियल जो प्रोविंसेस के अंडर है वो प्रोविंशियल पोस्ट है, और तीसरी कैटेगरी है ऑल पाकिस्तान सर्विसेज, जिनमें वो मैटर्स आते हैं जो कि विच आर कॉमन बिटवीन द प्रोविंस एंड द फेडरल। ये पब्लिक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करनी है, जी पास वो की? पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बंदे उन पे तैनात किए जाते हैं। अब सूबों को ग्रैब करने, सूबे में अपनी मोनोपोली रखने के लिए, अपनी इजारादारी रखने के लिए पास जो है उन्होंने अपनी सीटों को इन्हांस करना शुरू कर दिया है। अब 21 में 2021 में इन्होंने जो अमेंडमेंट लेटेस्ट दी है उसमें जैसे पंजाब की सीटें 446 446 कर दी, इसी तरह सिंध में जो पहले 97 थी उनको उन्होंने बढ़ा के 326 कर दिया। अब वही जो CSP रूल्स हैं 54 के, उसके तहत ये खुद ही SROs जारी करते हैं, पॉलिसियाँ बनाते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं, कभी इंडक्ट करते हैं यहाँ के प्रोविंशियल अफसरान को पास में आने का झांसा दे के वो कोई नोटिफिकेशन ले आते हैं कि जी आप इधर आ जाएं। इनके पास स्ट्रेंथ कम है। अब ये तो उसका असर क्या पड़ रहा है सूबाई इसका असर देखिए ये है अफसरान पे? कि प्रोविंसेस में जैसे कि प्रोविंशियल मामलात होते हैं जिन पे के जो प्रोविंसेस के ऑफिसर्स हैं वो तैनात होने चाहिए, 14-15 साल गुजर जाता है और प्रोविंशियल ऑफिसर जो होता है PMS जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज हैं उसके अफसरान जो हैं 14-15 साल से एक ही ग्रेड 17 में बेचारे ड्यूटियाँ घिसाते रहते हैं और उनकी प्रमोशन नहीं होती। क्यों? चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ऊपर क्योंकि ऊपर 18वें में कैसे जाए? 18वें में तो पास बैठा है, 19 में कैसे जाए? क्योंकि वहाँ पे भी फेडरल लेकिन ये ऑफिसर बैठे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो पोस्टें हैं वो भी तो सूबे भी तो क्रिएट करते हैं ना। अब जैसे उनका भी शेयर होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी शेयर, तो वो भी तो ऐसा सूबों से ही होता होते है हैं कि लोग। कभी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कुछ सीटों को क्रिएट किया जाता है और उन सीटों में भी जो है पास वाले अपना शेयर ले लेते हैं और उनको ग्रैब नहीं तो पास के ऊपर जो है वफाकी हुकूमत के मुंतखब करता सेलेक्ट करता लोग होते पास हैं। में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस मतलब उसमें सूबाई हुकूमत सिलेक्शन नहीं करती? नहीं, नॉट एट ऑल। वो अच्छा। पास मीन्स के फेडरल ऑफिसर हैं और वही तैनात होते हैं हर जगह। अब उनकी स्ट्रेंथ शायद इतनी नहीं है। अब होता ये है कि जब स्ट्रेंथ नहीं है तो वो अब कभी सीटें खाली रहती हैं, उन पे प्रोविंशियल अफसरान को भी नहीं आने देते और अपनी उनके पास अब इसका नुकसान आम लोगों को क्या होता है? ये अयूब साहब आप बताना चाहिए। आप इसका नुकसान ये होता है कि लोगों के जो मसाइल हैं जो जू के तू पड़े रहते हैं। अगर एक ज़िले में DC नहीं है तो लोग जो उसका काम है वो कौन करेगा? अगर एक सूबे में वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कोई मेंबर नहीं है तो वहाँ वो कैसे तरह कमिश्नर नहीं है अगर, तो वो कैसे आवाम कहाँ जाएगी? किस तरह उनके मसाइल हल होंगे? इसी तरह बाकी जितनी भी इस तरह की पोस्टें हैं आवाम तो ख्वार पहले ही हो रही है, अब वहाँ पर सीट भी ना हो, खाली हो, तो फिर वो कहाँ पर जाए? तो इसमें कसूर सूबाई हुकूमतों का भी तो है ना कि जो अपने अफसरों के लिए पोस्टों को छोड़ के वो खुद इजाज़त देती है कि पास के लिए वैकेंसियाँ क्रिएट की जाए। पास के लिए वो वैकेंसी क्रिएट नहीं की थी। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर एक वजारत नई बनी है उसमें वैकेंसियाँ तो निकलेंगी तो उसमें भी ये अपना कोटा लेके आ जाते नहीं, हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत की मर्जी के बगैर तो वफाकी हुकूमत के ये लोग पूछते तो ही नहीं है। वो ही तो ये मामला यहाँ पड़ा हुआ है, ये कंसल्टेशन का, ये कंसल्टेशन भी नहीं करते उनसे। लेकिन सूबाई हुकूमत भर्तियाँ क्यों नहीं कर रही पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए, जो सूबों का पब्लिक सर्विस कमीशन होता है? वो तो सिंध में क्या हो रहा है? वो सिंध की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर कोई ये मामला चले थे कि वहाँ पर करप्शन हो रही है, अब पैसे लेके बंदों को भर्ती कर रहे हैं, तो वो हाई कोर्ट ने उसको रोका हुआ है। वो कितना अर्सा हो गया? ये मेरा ख्याल साल हो गया शायद। तो इसका फैसला भी नहीं हो रहा? फैसला बस ये तो बस हमारी है ना यहाँ की प्रॉब्लम के सालों केस यहाँ पड़े रहते हैं, उनका फैसला नहीं होता। अभी मैं एक मिसाल देता हूँ, 2011 में एक बीबी ने मेंटेनेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, 11 साल बाद वो निकला, बच्चों के खर्चे के लिए बच्चे MPhil कर चुके हैं, तो अब उसका क्या फ़ायदा उसको अगर उसको 1 लाख मिल। इसी तरह ये हमारी ये प्रॉब्लम है कि जो मैटर हमारे पड़े हुए हैं, सरकारी मैटर भी जो पड़े हुए हैं वो भी टेकअप नहीं है। अच्छा, सूबाई अफसरों ने जो आपके ज़रिए हाई कोर्टों में केस किया हुआ है अपनी तरक्कियों के हवाले से, वैकेंसियों के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान आ गया, अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है तो वो कैसे असरअंदाज होगा आपके केस पे जो हाई कोर्टों में ज़ेर समाअत है? जितने भी हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट और उसके साथ सिंध हाई कोर्ट में CSP रूल्स जो है 1954 जिसकी हमने लीगैलिटी को चैलेंज किया है कि गैर आइनी है,
वो उनके बारे में तीनों हाई कोर्ट से स्टे हो चुका स्टे ऑर्डर हो गया स्टे ऑर्डर हो CSP गया रूल उनकी 1954 के 54 के जो 20 उसके तहत SRO जारी हुआ और ये है ना। कितना अर्सा हो गया स्टे हुए? 2021 का 2021 के एंड में हुआ है तकरीबन। 2021 का ही वो SRO है जिसको हमने स्टे करवाया है, जिसमें इन्होंने अपनी सीटें एनहांस करके 326 कर ली, 446 कर ली ठीक है। पंजाब में, उनको हमने करवाया। अब सिंध गवर्नमेंट वटाई से कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की आपस में तयशुदा एक पॉलिसी है और वो उन्होंने यहाँ पे 184(1) के तहत ये पिटीशन फाइल की है। हमने उसमें पार्टी बनने की, फ्रीक बनने की दरख्वास्त दी है, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस आप ने ये कह रहे एतराज़ हैं लगा कि सिंध दिया। हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिलकर जी, सूबाई जो सरकारी अफसरान हैं हाई कोर्ट में उनका केस खराब कर रही हैं जी, क्योंकि वहाँ पे apprehension मामला जी। पेंडिंग है। हम मेरी stay apprehension भी हुआ ये हुआ है, है। वहाँ से स्टे भी हुआ हुआ लेकिन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो स्टे खत्म तो नहीं हो जाएगा? जी, वो नहीं होगा। आज भी जो हेयरिंग हुई थी उन्होंने एलोकेशन जो रोटेशन पॉलिसी है उसकी हद तक उन्होंने उसका कोई जो ऑर्डर किया है और अभी ये मामला पेंडिंग है और चीफ साहब ने कहा है कि नहीं हम उसको नहीं छेड़ रहे जो मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है आपकी। लेकिन आपको यहाँ फरीक नहीं बना? लेकिन अभी हमें फरीक नहीं बनाया, हम अपील फाइल कर रहे हैं। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इसीलिए हम वहाँ फरीक यहाँ बनेंगे। पर पार्टी बनना चाहते हैं कि कोई ऐसा फैसला ना आ जाए जिसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो हमारे जो सूबाई जो अफसरान हैं उन पे ना हो। इसलिए हम पार्टी बनना चाह रहे हैं। हमें चूँकि इजाज़त नहीं मिली, हम उसमें मगर यहाँ पे अपील तो करें। सुप्रीम कोर्ट ने सर ये तय करना है ना कि जो सिंध हुकूमत में जो भी तैनातियाँ होती हैं या वहाँ के अफसरान को वफाकी हुकूमत पोस्ट कर देती है वो सिंध हुकूमत के मशवरे से होना चाहिए या नहीं? कर रहे हैं, लेकिन वो किसके तहत कर रहे हैं? वो CSP रूल्स 1954 के तहत कर रहे हैं, जो जिनको stay कि हुआ हमने है। चैलेंज किया हुआ है कि ये ठीक है। गैर आईनी है। चले तो ठीक। उसके तहत जो कुछ भी हो रहा है वो गैर आईनी। लिहाजा यहाँ यहाँ पर एक take up नहीं स्टांस हो जो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब ने लिया कि हमारे पास इतने अफसरान नहीं हैं कि हम उनकी रिक्वायरमेंट सूबों की पूरी कर सकें। दूसरी तरफ ये वो SRO के तहत नोटिफिकेशन के तहत अपनी सीटें बढ़ा ली हैं। तो अफसरान इनके है नहीं पास और सीटें बढ़ाई जा रही हैं। अब इनके पास स्ट्रेंथ है नहीं और सीटें बढ़ा रही हैं, तो वहाँ फिर क्या होगा? और सूबाई गवर्नमेंट तो कहेंगी हमें बंदे दो। जो बात ये सीटें इसलिए बढ़ाई है ना ताकि मजीद अफसरान को भर्ती किया जा सके। तो वो अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं हमारे पास इतने बंदे नहीं हैं कि हम भेजें। इसका उन्होंने तोड़ नहीं ये तो बंदे निकाला। काम में तो इसलिए तो सीटें बढ़ानी पड़ी ना कि मजीद भर्ती किया जाए। नहीं भर्ती नहीं उनके पास है नहीं इस वक्त। वो तो भर्ती तो जब एग्जाम जी, लेंगे जी, फिर वो नहीं, भर्ती इसका होंगे। उन्होंने ये तोड़ निकाला कि इन्होंने लालच दिया सूबाई अफसरान को कि आप अपना चेंज करके कैडर आप पास में आ जाएं, यानी कि फेडरल सर्विसेज में आ जाएं। उसके लिए उन्होंने एग्ज़ाम्स भी कोई रखे, कोई इंटरव्यूज़ वगैरह, वो सिलसिला भी चल रहा था। उसका भी हमने स्टे लिया है और वो भी लाहौर हाई कोर्ट से वो भी स्टे हुआ है। जी आपने सुना सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत नौकरियों पे असामियों पे बड़े बड़े अफसरों की उसके ऊपर बज़ाहिर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, लेकिन असल हक जो मारा जा रहा है वो सूबाई अफसरान का है जो कि कई कई साल से एक ही ग्रेड में बैठे हैं, उनकी तरक्कियाँ नहीं होती, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में नई जगहों पे उन्हें जाने का मौका नहीं मिलता। और जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है जो कि बज़ाहिर सूबों की और वफाकी हुकूमत की इत्तफाक से जिसकी वैकेंसियाँ असामियाँ क्रिएट की जाती हैं, उसमें भी मुकम्मल तौर पे तैनातियाँ ना तो सूबाई हुकूमत कर पा रही है और ना ही वफाकी हुकूमत ये तैनातियाँ कर पा रही है। और आपने देखा होगा आए दिन वफाकी हुकूमत 8-10 पुलिस अफसर सिंध से निकाल लेती है बगैर सिंध गवर्नमेंट के। सिंध गवर्नमेंट कहती है हमें अफसर दिए जाएँ, हमारे हैं नहीं। और जो भी इस वक्त कराची के हालात हैं वो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन या बदतरीन मिसाल है इस बद इंतज़ामी की जो वफाकी हुकूमत की तरफ से और सूबाई हुकूमत की तरफ से दिखाई जाती है। अफसर है नहीं और लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल इस वक्त सिंध में और कराची में ख़ास तौर पे ख़राब हो रही है, उसकी एक वजह ये भी है कि वफाकी हुकूमत जो है वो अचानक ही अफसरान को जब मर्ज़ी होती है तो कहते हैं इसके 2 साल पूरे हो गए, वो 10 साल बाद भी उठा के उन्हें कि 2 साल मिनिमम होते हैं या 5 साल वो पूरे हो गए इसलिए हम निकाल रहे हैं, और फिर नई तैनातियाँ कभी हो ही नहीं पाती। तो यही मामला अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी और ये एक हफ़्ते के बाद दोबारा अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है जो कि पहले ही कह चुके हैं हमारे पास बंदे ही नहीं होते, जब बंदे नहीं होते तो वैकेंसियाँ जैसे कि एडवोकेट साहब ने कहा वो क्यों बढ़ा दी जाती हैं, ये भी एक सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट जब ये फैसला देगी तो फिर देखना ये है कि हाई कोर्टों में जो मामला सूबाई अफसरान के लगे हुए हैं उन पे ये कैसे असरअंदाज होगा। और बड़ी अफसोस की बात है कि आज तक वफाकी हुकूमतें और सूबाई हुकूमतें ये नहीं तय कर पाई कि सूबे के अंदर वफाक के कितने
نمائندہ افسران ہوں گے اور صوبے کے کتنے ہوں گے، اور جو بھی ہیں جو مقرر کردہ ہے متفقہ تعداد ہے، ان تمام پہ ابھی تک تعیناتیاں کیوں نہیں ہو پا رہی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ انگریز چلے بھی گئے ہیں اور نہیں بھی گئے۔ 18ویں ترمیم کے بعد تو بظاہر قانون نافذ کرنے کا معاملہ، لا اینڈ آرڈر کا معاملہ صوبائی ہوتا ہے، مگر ابھی بھی وفاقی حکومت اپنی مرضی سے اعلیٰ صوبائی پولیس کے عہدوں پر تعیناتیاں بھی کرتی ہے اور ان کو تبدیل بھی کر دیتی ہے، اور پھر جب لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت کی ناکامی ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔